गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, इनमें क्या था, फिलर्स दिए थे और आपको ब्लैंक में से चूज़ करना था। ठीक है, देखो क्या कहता है, देयर इज़ ए कॉमन टॉक टुडे दैट वुमेन हैव मेड द डैश इन मैनी प्रोफेशंस, दैट दे हैव टोटल फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर स्टिल लेफ्ट डैश एट देयर गोल्स एंड एम्बिशन थ्रू एन ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल ग्लास सीलिंग। ये कहते हैं कि भाई आज के समय में ना ये एक आम सी बात हो गई, टुडे के टाइम में ये कॉमन टॉक है कि जो वुमेन है ना, उन्होंने ना मेड किया है, क्या किया है पता नहीं, ऑप्शन में क्या आएगा, इन मैनी प्रोफेशन, यानी आज के टाइम में जो वुमेन है वो हर प्रोफेशन में है। ठीक है, और उनके पास में टोटल फ्रीडम भी है अपॉर्चुनिटी की, यानी उन्हें समान अवसर मिल रहे हैं जितने की पुरुषों को मिलते हैं, ऐसी कोई बात कर रहा है। लेकिन आगे क्या कहता है, बट को देख के पता लगा कोई कॉन्ट्राडिक्शन, बट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो वुमेन है ना, आर स्टिल लेफ्ट, वो आज भी पीछे है, डैश पता नहीं कहाँ, एट देयर गोल्स एंड एम्बिशंस, अपने गोल्स और एम्बिशंस में, थ्रू एन ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल ग्लास सीलिंग। कैसे जी, थ्रू एन ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल ग्लास सीलिंग, यानी अनब्रेकेबल ग्लास सीलिंग की कोई बात कर रहा है और कह रहा है कि कुछ वुमेन्स जो है, ज़्यादातर वुमेन जो है आज भी पीछे है, ऐसी कोई बात कर रहा है। अब एक बार ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो पता लगा, देयर इज़ ए कॉमन टॉक टुडे दैट वुमेन हैव मेड द एंट्री इन मैनी प्रोफेशंस, हो सकता था दैट द वुमेन हैव मेड द ग्रेड, हो सकता था दैट द वुमेन हैव मेड द प्रोग्रेस इन मैनी प्रोफेशंस, तो प्रोफेशन में प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी कोई सेंस नहीं आती। ठीक है, हैव मेड द मार्क इन मैनी प्रोफेशन, मार्क भी नहीं लगता भाई, और आगे हैव मेड अचीवमेंट भी हो सकता था, यानी ए ऑप्शन को पढ़ के तो मुझे कोई ज़्यादा सुटेबल आंसर नहीं मिला। हालांकि मुझे आंसर मिल गया, पता है मुझे कैसे आंसर मिल गया, मैं आपको बताता हूँ। ये एक ईडियम होती है, ईडियम क्या होती है जी, मेक द ग्रेड, ईडियम होती है मेक द ग्रेड। मेक द ग्रेड ईडियम का मीनिंग क्या होता है जी, कि आप किसी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड पर पहुंच गए हो, उस सेंस में इस ईडियम को हम यूज़ करते हैं। क्या ईडियम है जी, मेक द ग्रेड, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। तो वैसे ही तो कोई बात कर रहा है कि जो लड़कियां हैं आज के समय में हर प्रोफेशन में आ चुकी हैं भाई, उनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो इसीलिए यहाँ से ही पता लग गया था, कहाँ गया, यहाँ से ही पता लग गया था भाई कि आपको मेड द के बाद में ग्रेड लगाना चाहिए था। लेकिन मान लो किसी बच्चे को ये ईडियम नहीं पता थी, तो क्या हुआ, फिर हम दूसरे वाले को चूज़ करते। दूसरे ऑप्शन में देखो क्या कहते हैं, बट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर स्टिल लेफ्ट डैश एट देयर गोल्स एंड एम्बिशन थ्रू एन ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल ग्लास सीलिंग। ज़्यादातर वुमेन क्या कर रही हैं, आज भी अपनी गोल और अपने सपनों को देखती है, कैसे देखती है, एक अनब्रेकेबल ग्लास सीलिंग, यानी आप यूँ समझो एक विंडो है, वो यहाँ अंदर कैद है और बाहर की तरफ अपनी ड्रीम्स को देख रही हैं, यानी ऐसी एक देखने की सेंस आनी थी। ठीक है, और देखने की सेंस जब आनी थी ना, तो इनवर्ड तो कोई सेंस देता ही नहीं था, प्रोजेक्टिंग तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता था, वैसे भी कोई बात नहीं करता भाई। आर स्टिल वंडरिंग एट देयर गोल एंड एम्बिशन, वंडर तो होता है सोचना, अचंबा करना, तो अपने गोल और एम्बिशन पर अचंबा तो नहीं कर सकती थी, ई भी हटता। ट्राइंग एट देयर गोल एंड एम्बिशन, ट्राइंग जैसी भी बात नहीं करता, क्यों, क्योंकि ट्राई तो करना ही नहीं था उन्हें। आगे कहता है जी गेजिंग, गेजिंग का मीनिंग क्या होता है, गेजिंग का मीनिंग ये होता है एक टक लगा के किसी चीज़ को देखना। गेजिंग का एग्जैक्ट मीनिंग ही क्या होता है, एक टक लगा के किसी चीज़ को देखना। तो पहले वाले में ईडियम के थ्रू भी मुझे आंसर मिला, मेड दी ग्रेड, और आगे मुझे पता क्या चला, आगे मुझे पता लगा जी ग्रेजिंग। कहता है जी ये आज के समय में आम बात हो गई कि जो लड़कियों ने है ना एक एक्सपेक्टेड मुकाम पर पकड़ बना ली है हर प्रोफेशन में, अब उनके पास फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी की समान अवसर है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो वुमेन है वो आज भी अपने गोल, अपने सपनों को और अपने एम्बिशंस को देख रही हैं। गेजिंग मतलब घूर रही है, कहाँ से, एक ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल ग्लास सीलिंग, यानी एक ऐसी जगह से कैद है जहाँ से अभी भी निकलना उनका बहुत मुश्किल है। तो इसका आंसर आता जी बी, इसका आंसर आता बी, देखो इसका आंसर बी ही था। अब आ जाओ इस वाले को देखते हैं। देखो इस वाले में क्या कहते हैं, इन्फरिंग एटीट्यूड फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी डैश, पीपल मे डैश देयर एटीट्यूड एंड एक्सप्रेस
सोशली एक्सेप्टेबल ओपिनियन, इन्फरिंग एटीट्यूड फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियंस। मान लो कोई व्यक्ति, मैं कोई बात आपसे किसी रिलेटेड कहता हूँ, आप उस बात के थ्रू मेरा नेचर या मेरे एटीट्यूड को इन्फर करते हो, जज करने की कोशिश करते हो, वैसी बात कर रहा है। कह रहा है इन्फरिंग एटीट्यूड फ्रॉम एक्सप्रेस्ड ओपिनियन हैज़ मैनी डैश। अब पता नहीं मैनी डैश क्या है, एक बारी ऑप्शन देखो। लिमिटेशंस हो सकती हैं भाई, एडवांटेज भी हो सकता है, ड्रॉबैक्स भी हो सकता है, ठीक है, बेनिफिट्स भी हो सकता है, मैनी रीजंस, रीजंस फिर भी सूटेबल नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पीपल में डैश देयर एटीट्यूड, पीपल ना अपने एटीट्यूड को डैश करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे क्या, सोशली एक्सेप्टेबल ओपिनियन। भाई एक टॉपिक के ऊपर मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। आईएएस के पेपर में पता है क्या होता है, टॉपिक देते हैं जज करने के लिए कि बंदे की थिंकिंग कैसी है। अब मान लो एक टॉपिक दे दिया, उस बंदे ने तो रट रखा था, उसने वैसे एक्सप्रेस कर दिया जैसा वो याद करके आया, उसने अपने विचार रखे ही नहीं। तो अब हम उसके एटीट्यूड को इन्फर करें कैसे, उस ओपिनियन से जो उसने एक्सप्रेस किया था, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपने एटीट्यूड को कहीं ना कहीं छुपा लिया। और उसने एक्सप्रेस क्या किया, उसने एक्सप्रेस किया वो ओपिनियन जो सोशली एक्सेप्टेबल था। कुछ ऐसी बात, तो यहाँ पर ही पता लग गया एक्सप्रेस क्या कर रहा है, सोशल एक्सेप्टेबल ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अपने वाले को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपने वाले को क्या करेगा जी, अपने वाले को कंसील करेगा, छुपाएगा। तो शो तो वर्ड आना नहीं था, सपोर्ट नहीं आना था, अवॉइड आ सकता था, लेकिन फिर अगर अवॉइड आता तो मुझे पता लगा ए ऑप्शन गड़बड़ कर जाता, क्योंकि ये तो एक इन्फरिंग एटीट्यूड को इस तरीके से जज करना एक ड्रॉबैक हुआ ना, हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि बंदा एक्चुअली में है कैसा। तो पहले वाले में लिमिटेशन आना था, एडवांटेज नहीं आता, बेनिफिट नहीं आता, रीज़न नहीं आता। और अब दूसरे ऑप्शन को पढ़ के ये पता लगा कि भाई उसने अपने चीज़ को छुपाया होगा, तो सपोर्ट नहीं, उसने क्या किया होगा जी, कंसील किया होगा। इसका आंसर भी यही था। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखो क्या कहता है। We should move toward a system where the banks can dash capital in the market with dash safeguard so that they continue to be public sector बैंक। कहते हैं हमें ना एक इस तरह के सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर बैंक ना कुछ करेगा कैपिटल को, बैंक कैपिटल को क्या करेगा भाई, इंट्रोड्यूस करवाएगा या फिर उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा बाजार में, और साथ ही साथ कुछ मेजर्स भी हो, कुछ सेफ गार्ड भी हो, जिस वजह से ना पब्लिक सेक्टर बैंक जीवित रहे, ख़त्म ना हो। तो भाई सेफ गार्ड कैसा होगा, सेफ गार्ड क्या होता है, सेफ गार्ड का हिंदी में मीनिंग होता है एक सुरक्षा कवच। सेफ गार्ड का हिंदी में मीनिंग होता है जी एक सुरक्षा कवच। तो भाई ये सुरक्षा कवच कैसा होगा, आप बताओ मुझे। सुरक्षा कवच तो एक अच्छा होगा, है ना। अब एक बारी पढ़ते हैं आप, देखो बैंक कैन डैश कैपिटल, इंप्रूव कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है, रेज कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, स्टिम्युलेट कर सकता है, पता ही नहीं चला। लेकिन दूसरे ऑप्शन को देखा सेफ गार्ड, और यहाँ दिखा डेलिकेट। डेलिकेट का मीनिंग तो होता है एकदम कोमल या एकदम नाजुक, तो ऐसा तो सेफ गार्ड नहीं हो सकता, इसे भी हटाओ। अब बारी आई जी, क्या होगा सेफ गार्ड, प्रॉपर होगा या इफेक्टिव होगा। एडिक्वेट भी आंसर नहीं लगता भाई, एडिक्वेट भी आंसर नहीं लगता। एडिक्वेट तो होता है मतलब एक तरह से सफिशेंट, तो ऐसा चाहिए ही नहीं था। और प्रॉपर और इफेक्टिव एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनिम थे, लगभग सेम मीनिंग देते थे। एक बारी मैंने इन दोनों ऑप्शंस को हटाया, मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा ड्यूरेबल, मुझे क्या दिखा ड्यूरेबल। तो भाई हम बैटरी लाते हैं, कैसी बैटरी चाहिए, ड्यूरेबल बैटरी चाहिए। सेफ गार्ड भी कैसा हो, ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल का मीनिंग होता है, हिंदी में वर्ड होता है टिकाऊ, हिंदी में एक वर्ड नहीं होता टिकाऊ, इंग्लिश में क्या कहोगे, एबल टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो लंबे समय के लिए एग्जिस्ट करी जा सके। तो भाई सेफ गार्ड कैसा होगा, आगे इसी ने तो कहा है कि कंटिन्यू वो चीज़ चलती रहे। इसका मतलब जो सेफ गार्ड होगा वो एक ड्यूरेबल होगा, थोड़ा सा टिकाऊ होगा, जुगाड़ू नहीं होना चाहिए। इसका आंसर लगता बी, देखो इसका आंसर बी ही है। अब पढ़ो जी 34 को। 34 में क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन डैश ऑफ माइंड रेदर देन डैश ऑफ टेक्निक्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन डैश ऑफ माइंड रेदर देन डैश ऑफ टेक्निक। तो भाई डैश ऑफ माइंड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी वगैरह में एचआर वगैरह नहीं होता जो एम्प्लॉयज़ को देखता रहता है। भाई वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट निकले एक एम्प्लॉय से, ताकि कंपनी को क्या हो जी, बेनिफिट हो, है ना। मैक्सिमम आउटपुट निकले, मैक्सिमम इफेक्टिव तरीके से उस बंदे की स्किल को हम यूज़ कर पाएँ। अब आप एक बारी ऑप्शंस को पढ़ते, देखो ऑप्शन में क्या कहता, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन आउटस्टैंडिंग ऑफ माइंड। आउटस्टैंडिंग ऑफ माइंड तो कुछ भी सेंस नहीं देता था, इसे मैं हटा सकता था। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पर दिखा ए ऑफ माइंड रेदर देन ए डैश ऑफ टेक्निक। तो ए के बाद तो भाई
सिंगुलर नाउन चाहिए, इसने प्रोपोजिज लगाया, तो अब तो पक्का यकीन हो गया कि इसको तो हटाना ही चाहिए। आगे क्या कहता है जी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज एंड डैश ऑफ माइंड, एक सेकंड, इज एन डैश ऑफ माइंड रेदर देन ए डैश ऑफ टेक्निक, इज एन अटेम्प्ट ऑफ माइंड। तो माइंड का अटेम्प्ट क्या होगा भाई, माइंड का अटेम्प्ट तो नहीं होता, कोई सेंस नहीं दे रहा। इज एन इवोल्यूशन ऑफ माइंड, इवोल्यूशन तो होता है उत्पत्ति होना, दिमाग की उत्पत्ति हुई, और मेजर ऑफ टेक्निक्स, तो टेक्निक को मेजर तो नहीं करेंगे, वैसे भी बात नहीं करता, और माइंड का कोई एटीट्यूड भी नहीं होता। क्या आता जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इज एन एक्सपर्टीज ऑफ माइंड रेदर देन कलेक्शन ऑफ टेक्निक। भाई एक्सपर्टीज ऑफ माइंड का क्या मीनिंग है कि एक स्किल, इसका मीनिंग ही क्या है कि एक्चुअली में ये जो एचआर मैनेजमेंट है ना, ये एक्चुअली में एक स्किल है, माइंड की स्किल है, ना कि आपने कोई टेक्निक्स कलेक्ट कर ली। बात क्लियर, यानी भाई जो बंदा एचआर होगा, देखो सीधी सी बात है ना, उसके माइंड की एक स्किल होगी ना कि किस बंदे से कितना काम करवा के मैक्सिमम आउटपुट निकाली जाए, तो ये उसकी एक्सपर्टीज है माइंड की, ना कि कोई ऐसी ट्रिक या टेक्निक्स है जो कोई भी उस चीज़ को कर ले, इस तरह की कोई सेंस देना चाह रहा है। इसका आंसर आता जी 34 का ई, 34 का आंसर आता ई, यही आंसर था। अब आगे बढ़ो, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है जी स्टैटिक्स इज एंड डैश टूल फॉर रिसर्चर्स दैट डैश देम टू मेक इन्फ्रेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल्स। अच्छा जी, एक बात करते हैं, स्टैटिक्स इज एंड डैश टूल ऑफ रिसर्चर, तो भाई खुद ही कह रहा है कि कोई टूल है रिसर्चर का, तो टूल कैसा होगा, टूल तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, कोई अच्छी चीज़ होगी, है ना। तो भाई इनवैल्यूएबल टूल तो आ नहीं सकता था ना, इनवैल्यूएबल टूल यहाँ से आता। अब आउटस्टैंडिंग हो सकता था, इंपॉर्टेंट हो सकता था, इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग भी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो कहता है स्टैटिक्स इज एन, यानी मुझे इतना पढ़ के पता लगा कि इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। अब क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स इज एन डैश टूल फॉर रिसर्चर्स दैट डैश देम, जो उनको डैश करता है, टू मेक इन्फ्रेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। क्या करेगा, प्रोपोज का मीनिंग तो होता है जी प्रस्ताव रखना, है ना। प्रोक्लेम का मीनिंग होता है प्रमाणित करना, किसी चीज़ को घोषित करना, और इनेबल का मीनिंग होता है उनको प्रदान करता है, इतनी शक्ति देता है कि वो इस चीज़ को कर सके। तो ऐसी तो बात करेगा ना। स्टैटिक्स क्या होते हैं, आंकड़ों की स्टडी। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं भाई, आंकड़ों का ही तो इस्तेमाल करते हैं, और वो उनको इनेबल करता है, उनको क्षमता देता है क्या, कि वो अब ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ जज कर सके कुछ सैंपल्स को देखने के बाद। इसका आंसर बनता ई, इसका आंसर बनता ई। इन दोनों को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ से पढ़ के पता लगा कि जो ये टूल होगा ये इन रिसर्चर्स को क्या करेगा, प्रोक्लेम तो होता है घोषणा करना, कोई घोषित थोड़ी करेगा, ना ही कोई प्रस्ताव देगा, उनको इतनी क्षमता देगा, इनेबल करेगा कि वो इन्फ्रेंस कर सके कुछ ऑब्जर्वेशंस से। ठीक है, ये इसका आंसर था। अब देखो इसके अंदर ना कुछ एरर स्पॉटिंग थी, एक बार ही देख लो क्या कहता है, बहुत ही आसान सी थी एरर स्पॉटिंग। तो कहता है डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज़ रिपोर्टेड सीजेबल लॉसेज एंड इज अनएबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़। तो मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयज़ किसके हैं, कह रहा है देयर, देयर किसके लिए आ रहा है जी, देयर आ रहा है एयरलाइन के लिए। एयरलाइन मेरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एयरलाइन मेरी सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब एयरलाइन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर देयर नहीं, क्या लगाओ, इट्स लगाओ, इट्स एम्प्लॉयज़। इसके अंदर डी पार्ट के अंदर एरर बनता। ठीक है, अब आगे देखो, वी हैव रिसेंटली बिगन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी अभी सीखा है हमने, कितनी बार सीखा है। यहाँ तो क्या लगा रहा है जी, यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा है, बिगिन, बिगेन, बिगन। तो यहाँ पर यू आना था इसकी स्पेलिंग में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। इसे काट के क्या करते जी आप, इसे काट के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते, इसमें एरर आता ए पार्ट के अंदर। देख लो ए पार्ट में आंसर था। आगे क्या कहते हैं जी, आगे कहता है द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। तो मुझे एक बात बताओ, एपोस्ट्रोफेस के आगे भी नाउन और पीछे भी नाउन, लेकिन कॉन्फिडेंट तो एक एडजेक्टिव होता है, कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना, कॉन्फिडेंट आंसर होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं, मुझे तो एक नाउन चाहिए था, तो मुझे क्या लगाना पड़ता, कॉन्फिडेंस। भाई मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, कंपनी ने जो डिसीजन लिया है ना कि हम इशू करेंगे बोनस शेयर को, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर के लिए, यानी यहाँ पर सी पार्ट में एरर था। आगे बढ़ो, आगे देखो क्या कहता है,
आगे कहता है जी, इन स्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी, दे ऑफन डू नॉट नो हाउ टू डिप्लॉय इट इफेक्टिवली। तो सारे बच्चों को पता है, क्या बात पता है जी, हमने सीखा था इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता नहीं और इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, इंस्पाइट ऑफ यानी हालांकि या उसके बावजूद। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था इंस्पाइट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी, दे ऑफन डू नॉट नो हाउ टू एम्प्लॉय इट इफेक्टिवली। कहता है हालांकि ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी ना वो डिप्लॉय नहीं करते इस चीज़ को इफेक्टिवली। बात क्लियर। तो भाई यहाँ क्या आंसर था, ए के अंदर गड़बड़ थी, ए ही इसका आंसर था, ए के अंदर एरर था, इंस्पाइट ऑफ कर देते। 40 को देख लो, कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मैनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन इंडिया। अरे भाई एक बात बताओ, मैनी इंटरनेशनल कंपनी खुद ही तो इन्वेस्ट कर रही हैं, खुद इन्वेस्ट कर रही है, तो आगे वाले सेंटेंस की वॉइस मुझे एक्टिव वॉइस चाहिए, और एक्टिव वॉइस चाहिए तो आर के बाद मुझे V1 + ING लगाना पड़ेगा। सीखा था ना हमने कि इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद अगर वर्ब आएगी तो सिर्फ दो ही तरीक़ों से आती है। इज़-एम-आर वॉज-वर के बाद अगर वर्ब आती है तो सिर्फ दो ही तरीक़ों से आती है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो। इज़-एम-आर या फिर वॉज-वर के बाद अगर वर्ब आएगी तो दो तरीक़ों से आएगी, या तो V1 + ING। अगर V1 + ING से आएगी तो सेंटेंस की वॉइस होती है एक्टिव वॉइस और उसका टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस। और भाई अगर V1 + ING पे नहीं आएगी तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी वॉइस हो जाएगी पैसिव वॉइस और इसका टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि अब अगले वाले में कंपनी खुद इन्वेस्ट कर रही है तो इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव फॉर्मेशन बनाई, जो कि गलत थी। हमें तो एक्टिव फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्वेस्टिंग की जगह आपको क्या लगाना चाहिए था, आपको लगाना चाहिए था इन्वेस्टिंग। कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो डी इसका आंसर बनता। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इनमें कुछ नहीं करना, थोड़ी सी सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी है, इस वर्ड को, दिए गए वर्ड को रिप्लेस करना है। कहते हैं द ग्रिम जॉब मार्केट हैज़ टेकन इट्स टोल ऑन स्टूडेंट, मैनी ऑफ दिस हैड होप्ड फॉर ए मच बेटर फ्यूचर। ग्रिम जॉब मार्केट, ग्रिम क्या होता है, ग्रिम होता है एकदम बैड सा, एकदम बुरी सिचुएशन का। जॉब मार्केट का मतलब जॉब्स वगैरह के लिए जो मारामारी चल रही है। हैज़ टेकन इट्स टोल, टेकन इट्स टोल हमने पढ़ा ही था कि क्या होता है जी, बैडली इफेक्ट। टेकन इट्स टोल हमने पिछली परिवर्तन सीरीज में सीखा था, बैडली इफेक्ट होता है इसका मीनिंग। तो भाई जो ग्रिम जॉब मार्केट है ना, जो ये नौकरियों के लिए आज के समय में मारामारी चल रही है, किसी भी कारण से इसने ना बैडली अफेक्ट किया है। किसको अफेक्ट किया है जी, अब नौकरी कौन करेगा, भाई स्टूडेंट्स ही करेंगे, है ना। तो भाई इसने बैडली इफेक्ट किया स्टूडेंट्स को, और उन स्टूडेंट्स में से बहुत सारे तो ऐसे थे, मैनी ऑफ दिस हैड होप, जो होप कर रहे थे कि भाई उनके पास में एक बेटर फ्यूचर है, लेकिन अभी तक नौकरियों की गड़बड़ से फ्यूचर लटका पड़ा है। तो भाई मैनी ऑफ दिस को रिप्लेस करना था। तो आप एक बात बताओ, ऑप्शन से ही आ जाते हैं, मैनी ऑफ दिस में तो गड़बड़ थी भाई, मैनी ऑफ दिस में तो गड़बड़ थी। क्यों? क्योंकि यहाँ इन स्टूडेंट्स में से चूज करना था, तो मुझे ऑप्शन देख के पता लगा मैनी ऑफ दिस से कई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या था जी, मैनी ऑफ दिस से कई ज़्यादा अच्छे ऑप्शन में हुम लग रहा था, दिस से अच्छा हुम लग रहा था। अब ऑप्शंस को पढ़ो, नो करेक्शन हटा दिया, अब ऑप्शंस को पढ़ो। स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो मच नहीं आ सकता, मच भी हट गया। सेवरल तो एक अलग ही बात करता है, हालांकि काउंटेबल के लिए सेवरल आ सकता था, लेकिन सेवरल में से तो होता है अलग अलग, एक चीज़ में डिफरेंस दिखाता। वैसी सेंस मुझे यहाँ पर नहीं देनी थी, मुझे ये बताना था कि उन स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसी उम्मीद कर रहे थे, तो सेवरल भी हट जाता। अब दो ही ऑप्शन बचते, या तो ऑप्शन बचता मैनी ऑफ होम या फिर ऑप्शन बचता मैनी ऑफ विच। तो जो मैनी ऑफ विच होता है ना, इसका यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग के लिए, इसका यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग के लिए। मैं यहाँ लिख देता हैज़ टेकन इट्स टोल ऑन बिजनेसेस मैनी ऑफ विच, तब मैं लगाता क्योंकि वो नॉन लिविंग चीज़ थी। लेकिन जब लिविंग चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं तो फिर हम यहाँ पर मैनी ऑफ हुम का इस्तेमाल करते हैं, मैनी ऑफ हुम का इस्तेमाल करते हैं लिविंग बीइंग के लिए। तो इसका आंसर आता बी ऑप्शन, बी ही इसका आंसर था। अब आगे देखो क्या कहता है, द रिलेशनशिप्स वी हैव विद आवर क्लाइंट्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फ्यूचर। कॉर्नर स्टोन होता है जी आधारशिला, कॉर्नर स्टोन होता है आधारशिला, इसी के ऊपर पूरा भविष्य डिपेंड करता है। कहते हैं भाई जो रिश्ते हमारे क्लाइंट के साथ है ना, एक्चुअली में वही रिश्ते आधारशिला हैं, किस चीज़ के, हमारे भविष्य के।
तो अब एक सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, रिलेशनशिप, और वर्ब लगा रहा है आर। रिलेशनशिप्स वी हैव विद आवर क्लाइंट्स इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फ्यूचर। तो आर तो गलत लगा रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इज लगाओ। आवर क्लाइंट, आर गलत है, आवर क्लाइंट इज सही है। ऑल क्लाइंट्स आर क्यों, सब्जेक्ट तो रिलेशनशिप ही रहेगा, इधर उधर कितना ही बदलाव करो चाहे, यानी इस सब्जेक्ट के लिए इस वर्ब को ही गलत लगा रहे, इज लगाना चाहिए था। जहाँ ईच क्लाइंट्स नहीं, ईच क्लाइंट्स तो होता है नहीं, ईच के बाद तो वैसे भी सिंगुलर नाउन आता है, ये भी गड़बड़ कर देता। आवर क्लाइंट आर, ये भी गड़बड़ करता भाई, आवर क्लाइंट आर तो बिल्कुल ही सेंस लगा देता खराब। क्या आंसर आता, आवर क्लाइंट्स इज, सी आंसर बनता भाई, सी आंसर बनता। आगे देखो क्या कहता है, Many developed countries have been attempting to buy agriculture land in other countries to meet their own demand. देख लो कितने समझदार हो गए लोग। जिन देशों के पास में जगह नहीं है, छोटे मोटे देश है भाई, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे देशों में ज़मीन खरीद रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे और खुद के देश के लिए। देख लो तो छोटे छोटे देश कितनी बुद्धि लगा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं क्या कहता है जी। देखो ये क्या कहता है, इसमें आपको चूज़ करनी थी, कोई गड़बड़ थी क्या। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन अटेम्प्टिंग, कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई गड़बड़ थी नहीं। एक बात बताओ, ऑप्शंस को ढूंढो। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल ओके था, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन अटेम्प्टिंग, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लगा रहा था, टू बाय एग्रीकल्चर लैंड इन अदर कंट्रीज टू मीट देयर ओन डिमांड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात कर रहा है, कोई इशू नहीं था, ओके है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कम ही करते हैं, लेकिन करते हैं, ये थोड़ी है कि ये गलत है, ये तो बिल्कुल ओके है। फिर भी एक बारी ऑप्शंस को चेक करते हैं, आ जाओ देखो। हैज़ बीन अटेम्प्टिंग, तो भाई कंट्रीज़ के लिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव बिल्कुल ओके है, हैज़ तो किसी हालत में आ ही नहीं सकता था। हैव बीइंग अटेम्प्टिंग तो होता ही नहीं, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आर बीइंग अटेम्प्टिंग, ये क्या बात कर दी, बीइंग पैसिव फॉर्म में आता, अगर यहाँ अटेम्प्ट लगाता तब भी मैं कुछ सोचता कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कोई पैसिव रहा होगा, लेकिन ऐसा तो कोई भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही नहीं। हैव बीन अटेम्प्ट, हैव बीन अटेम्प्ट, हैव बीन अटेम्प्ट की बात क्यों करता भाई, हैव बीन अटेम्प्ट की बात क्यों करता। इस तरह का पैसिव वॉइस बनाते नहीं, आपने तो सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, ये तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर दिखा रहा था, तो ये भी गड़बड़ थी। इसीलिए आंसर वैसे भी पूरा सही था, और इसीलिए आंसर भी क्या बना, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सारे ऑप्शन ही गलत दे रहा था, ठीक है। देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है जी, ए न्यूक्लियर टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियो एक्टिव डस्ट एंड लेफ्ट द एरिया अनइनहेबिटेबल। अनइनहेबिटेबल का मतलब होता है अनफिट फॉर हैबिटेशन, अनफिट फॉर हैबिटेशन। भाई एक जगह पर क्या कर दिया जी, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, एक जगह पर क्या कर दिया जी, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो वहाँ की जो एयर है ना उसके अंदर रेडियो एक्टिव कण भर जाएंगे। आपने पढ़ा ही होगा बच्चों कि कहीं पर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाता है, फिर कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लंग्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हैंडीकैप होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि एयर के अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हो जाते हैं, जैसे ही इनहेल करते हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वही बात कर रहा है कि भाई अगर एक जगह पर आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हो तो जो एयर की क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, और एरिया कैसा हो जाता है, अनइनहेबिटेबल, वहाँ पर रहने लायक एरिया नहीं बचता। तो मुझे तो एक बात सीखने को मिली, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट में डाल दो, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में डालो। और यहाँ पर आपने देखा फील्स, फील्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे SIS लगा के उसे क्या बनाया जी, सिंगुलर बनाया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात की। तो यहाँ पर लेफ्ट क्यों लगाया, यहाँ पर लेफ्ट क्यों लगाया, यहाँ पर भी उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा था, कोई टेंस ही नहीं बना रहा था, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाना था। तो भाई टेस्टिंग के लिए इस वर्ब को क्या बनाना पड़ता, सिंगुलर, और यहाँ क्या लगाता, लीव्स लगाता, एंड लीव्स द एरिया अनफिट फॉर, एंड लीव्स द एरिया अनइनहेबिटेबल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगाता, टेंस की गड़बड़ कर रहा था, ए पार्ट में एरर था। आगे देखो, मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नेंस स्टार्टेड बैक टू द टाइम व्हेन पीपल बिगन टू क्वेश्चन की। आज के समय में जो मॉडर्न आइडियाज़ है ना गवर्नेंस के, भाई कौन राजा बनेगा, ऐसे थोड़ी एक फैमिली है, रॉयल
फैमिली वहीं से राजा बनते रहेंगे, चुनाव होंगे, जिसको पब्लिक चुनेगी वही लोग क्या बनेंगे जी, राजा बनेंगे। तो कहते हैं ये जो आइडिया है ना गवर्नेंस का, ये आइडिया कहाँ से आया जी, ये आइडिया जब आया जब लोगों ने ना सवाल उठाने शुरू कर दिए, किसके ऊपर, किंग्स के शासनकाल, राजा महाराजाओं के ऊपर उन्होंने सवाल उठाने शुरू करे, तब जाके इन्होंने ऐसी इलेक्शन जैसी चीज़ निकाली। तब स्टार्टेड बैक के लिए ना मुझे यहाँ पर एक बात पता लगी, डेट बैक टू, क्या पता लगा जी, डेट बैक टू। डेट बैक टू एक्चुअली में ना पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो स्टार्टेड बैक को हटा के डेट बैक टू लगा देते। क्यों? क्योंकि भाई डेट बैक टू एक फ्रेज था और इसका मीनिंग ही क्या होता है जी, इसका मीनिंग होता है पास्ट के समय का कोई टाइम। डेट बैक टू का मीनिंग ही क्या होता है जी, डेट बैक टू का मीनिंग होता है ए सर्टेन टाइम इन पास्ट, पास्ट के समय का कोई निश्चित टाइम, उस तरह की बात करता। तो यहाँ उस फ्रेज को लगा देते, अच्छा यूज़ वही था। मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नेंस स्टार्टेड बैक। हाँ, डेट बैक टू कब से शुरू हुआ, जब से लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे राजाओं के ऊपर। डेट बैक टू से सही करना पड़ता है इसको, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इनको जोड़ना था, दो सेंटेंसेस दे दिए, आपको पता लगाना था जी कि अगर इनको जोड़ेंगे हम तो भाई कौन से वाले दिए गए ऑप्शंस में से इनको ढंग से जोड़ा जा सकता है, आपको यही पता लगाना था। आ जाओ पढ़ो, देखो क्या कहता है, द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर रिसर्च वाज नॉट अवेलेबल इन द साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज में रिक्वायर्ड इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वेंकटरमन ने क्या किया, कंटिन्यू की उसकी रिसर्च साइंस एसोसिएशन में। अब आ जाओ कहाँ से जोड़ेगा जी, कहता है ओइंग टू अनअवेबिलिटी। हाँ, जोड़ सकता था, ओइंग टू अनअवेबिलिटी। कहता है अनअवेबिलिटी को देखते हुए क्या होता जी, कैसे जोड़ता, देखो मैं बोल देता हूँ, ओइंग टू अनअवेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इन साइंस कॉलेज, ओइंग टू अनअवेबिलिटी, एक सेकेंड, ओइंग टू अनअवेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इन साइंस कॉलेज, आगे कोमा लगाता, फिर कहता वेंकटरमन कंटिन्यूड हिज रिसर्च इन द साइंस एसोसिएशन, यानी अनअवेबिलिटी का हवाला देते हुए वेंकटरमन ने अपनी रिसर्च को साइंस एसोसिएशन में क्या किया जी, कंटिन्यू किया। यानी पहले वाला जोड़ सकता था, अगले वाले में फिर बताएगा as the required equipment was not available in the science college, so वेंकटरमन continued his research in the science association। बिल्कुल सही, आ सकता है। आगे फिर रीज़न बताएगा, देखो भाई तीनों में रीज़न ही तो बताया, ओइंग टू ने भी एक रीज़न बताया, एज द रिक्वायर्ड नेम ने भी एक रीज़न बताया, सिंस ने भी एक रीज़न बताया, इसीलिए तीनों से ही जोड़ सकता था। सिंस वाले से कैसे जोड़ता, सिंस वाले से यूँ जोड़ता, सिंस द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट वाज नॉट अवेलेबल इन साइंस कॉलेज, सो वेंकटरमन कंटिन्यूड हिज रिसर्च इन द साइंस एसोसिएशन। तो तीनों से ही जोड़ता, इसका आंसर आता ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, तीनों से आप जोड़ सकते थे, ठीक है, यही आंसर बना। आगे देखो, आगे क्या कहता है, अब ये कोई ट्रीटी की बात कर रहा है जी, इनकी कोई पिछली ट्रीटी हुई होगी, इंटरनेशनल ट्रीटी। ये देखो क्या कहता है, कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट। परमानेंट इंडस कमीशन ये नाम है, पीआईसी ने ना मैंडेट कर दिया कि भाई इम्प्लीमेंट करो किस चीज़ को, 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को। हैज़ मेट, इसके इस मैंडेशन को कैसे देखता होता है, हैज़ मेट लाइक क्लॉकवर्क। लाइक क्लॉकवर्क का मीनिंग क्या होता है, लाइक क्लॉकवर्क एक्चुअली में एक इडियम होती है जिसका मीनिंग होता है समथिंग हैपनिंग रेगुलरली। कोई चीज़ जब हैपन हो, लगातार होती रह रही हो, बिना इंटरप्शन के होती आ रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी हैपनिंग रेगुलरली। बात क्लियर। तो कहते हैं जी पीआईसी ने जो मैंडेटरी किया था कि भी 19 से 60 की ट्रीटी को लागू करो, वो मैंडेटरी तरीके से लागू की जा रही है। आगे कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 112 टाइम लग चुकी 56 सालों में, हर साल में एक, एनुअली इन ईच कंट्री, हर कंट्री में एक बार। इट इज़ डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो टाइज है ना वो कैसे हैं, इज़ द फ्रोट एंड वोलेटाइल फ्रेमवर्क। फ्रोट एंड वोलेटाइल, भाई ये ट्रीटी आज भी लागू हो रही है इस फैक्ट के बाद भी कि भारत और पाकिस्तान के टाइज बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ्रोट का मीनिंग क्या होता है जी, एक फ्रेज यूज होता है, ए रिलेशनशिप इन फ्रोट, उसका मीनिंग क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट स्टेज, समथिंग अनईजी, कोई ख़राब सी सिचुएशन है। अब देखो इसके अंदर कहाँ से जोड़ सकता है जी, अब एक बार इसके अंदर सेंस पकड़ने की कोशिश करते हैं।
सिंस इंडिया एंड पाकिस्तान टाइज, भाई सिंस से तो कोई रीज़न बता रहा है, कोई रीज़न की तो बात बता ही नहीं रहा। ये तो एक बात कह रहा है कि जी एक तथ्य ये कि स्थिति इतनी ख़राब है लेकिन फिर भी इस चीज़ को लागू किया जा रहा है। तो सिंस से तो कोई रीज़न बता ही नहीं रहा। डिस्पाइट से बात कर सकता था, कहता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया पाकिस्तान टाइज इन द फ्रोट एंड वोलेटाइल फ्रेमवर्क, आगे कोमा लगा देता। पीआईसी कमीशन मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट 1960 हैज़ मेट लाइक क्लॉकवर्क, जोड़ सकता था इससे, आगे इससे भी जोड़ सकता था। इवन इन द फ्रोट, कहता है हालांकि इवन इन द फ्रोट टाइज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द आगे फिर कोमा लगाता, द परमानेंट इंडस कमीशन मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट, फिर एसटी जोड़ देता। तो सेकंड और थर्ड से ये जोड़ सकता था, इसका आंसर आता जी डी। सेकंड और थर्ड से ऑथर जोड़ सकता था, इसका आंसर आता डी। देख लो डी ही था। अब आप एक बारी इस वाले को और पढ़ लो, इसके अंदर क्या कहता है जी, इसके अंदर कहता है, हाँ जी, इसके अंदर क्या कहता है, इसके अंदर कहता है सम ऑफ द रिलायंस जियो कॉम्पिटिटर्स हैव रेफर्ड टू एज जियो प्रीडेटरी अप्रोच टू प्राइसिंग। देखो कुछ रिलायंस जियो के जो कॉम्पिटिटर है ना, जो ये एयरटेल वगैरह और कंपनी, इन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया, जियो की प्रीडेटरी अप्रोच टू प्राइसिंग। ये प्रीडेटरी अप्रोच जो होती है ना, कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता ही होगा, एक फिनेंस की टर्म होती है, अकाउंट से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड टर्म है। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, मान लो ए बी सी, 3 कंपनियां हैं, ठीक है। एक कंपनी क्या करेगी जी, बड़ी कंपनी है ए बी सी में से, ए बड़ी कंपनी है, इसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया, मान लो ये सारी कंपनियां 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये पे अपना पैक बेचती है। ये कंपनी ऑल ऑफ सडन क्या कर देगी, 20 रुपये का कर देगी, 20 रुपये का कर दिया। अब ये सबसे बड़ी कंपनी थी तो भाई इसको थोड़ा सा तो नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान को झेल लेगी। लेकिन ये दोनों थोड़ी सी छोटी कंपनियां थी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ये डोमिनेंट कंपनी होगी, इन सबको देखते हुए ये सारी नहीं झेल पाएंगी। तो भाई 6 महीने 2 साल 12 महीने के इंटरवल में ये सारी मार्केट से ख़त्म हो जाएंगी। जब ये मार्केट से ख़त्म हो जाएंगी तो भाई अब ये 100 की बजाय सीधा 200 कर देगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं जी, प्रीडेटरी अप्रोच ऑफ प्राइसिंग। प्रीडेटरी का मतलब ये देखते हैं शिकारी अप्रोच, इन्होंने शिकार कर दिया ना दूसरी कंपनीज का। तो जियो ने ऐसा ही तो किया था, जब जियो आई थी तो बहुत सस्ती थी, अब ये एयरटेल और इनके बराबर ही रेट दे रही है। तो ना एक कॉम्पिटिटर कंपनी कोई ऐसी बात कहती है, वो जियो की इस अप्रोच को समझाती है कि हमें इस अप्रोच से कैसे मार पड़ी। वो क्या कहती है जी, वो कहती है इस अप्रोच को समझाते हुए, देखो रेफर का मतलब होता है हवाला करते हुए, इस अप्रोच को समझाते हुए क्या कहती है, वो कहती है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैज़ फाउंड इटसेल्फ बफेटेड। जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना, इसने अपने आप को कैसे पाया, बफेटेड पाया। बफेटेड का मतलब होता है लगातार प्रहार करना, टू स्ट्राइक कंटिन्यूसली, ठीक है। एक हैंड, एक तरफ पर तो क्या हो रहा है, उसकी अर्निंग कम हो गई, शार्प डिक्लाइन हो गई उसकी अर्निंग। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, ऑन द अदर साइड बाय द हाई कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, उसे सैलरी भी बांटनी पड़ रही है, और साथ ही साथ द डेप्ट दैट हैड हेल्प्ड इनकम्बेंट ऑपरेटर बिड। भाई सीधी सी बात थी, एक कंपनी अगर आज काम कर रही थी तो उसने सरकार से कोई बिडिंग में हिस्सा लिया होगा। तो ये यही बात कहता है, एक कंपनी ने, जियो की कॉम्पिटिटर कंपनी ने बताया कि इसकी प्रीडेटरी प्राइस वाली पॉलिसी ने हमें कैसे खराब किया। कहता है एक तरफ तो हमारी अर्निंग खत्म हो गई, दूसरी तरफ जो हमारा डेप्ट था ना, वो डेप्ट क्यों लिया था, क्योंकि हमने सरकारी बिड में और ऑक्शंस में भाग लिया था। किस चीज़ के लिए, वायरलेस स्पेक्ट्रम का टेंडर उठाने के लिए। तो एक तरफ भाई अर्निंग भी खत्म हो गई, दूसरी तरफ से वो डेप्ट, वो कर्जा भी हमें देना पड़ रहा है। इसी वजह से हम आज के टाइम में फंस गए। आपने पढ़ा ही होगा, एयरटेल कंपनी बीच में से दिवालिया घोषित होने वाली थी, है ना, फिर इसका कर्जा वगैरह माफ़ किया था जब ये बेचारी बच गई। इस तरह की कोई बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये इस चीज़ का हवाला देके इस बात को बता रहा है कि इसने ऐसे हमारा काम खराब किया। अब देखो कैसे जोड़ेगा, वाहिल द टेलीकम्युनिकेशंस, वाहिल द टेलीकम्युनिकेशन से नहीं जोड़ेगा भाई, इस सेंटेंस से अगर जोड़ेगा तो इसको फर्स्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर बात क्या हुई, मैं ऐसे ही तो बताऊंगा कि इस पॉलिसी ने हमें कैसे खराब किया, इसीलिए इसके साथ नहीं जोड़ेगा। आगे कहता है फाइंडिंग इटसेल्फ बफेटेड, फिर वही बात, फाइंडिंग इटसेल्फ बफेटेड में फिर से मुझे इसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इस सेंटेंस में तो मैंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन ही कर दी। अब अगले वाले में मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि ऐसे खराब किया, पहले किसी चीज़ को इंट्रोडक्शन करवाया और अब हम उसके बारे में बताएंगे कि इस चीज़ ने इफेक्ट कैसे किया। इसीलिए ना स्टार्टिंग तो यही बननी चाहिए, इससे स्टार्टिंग और फिर इससे एंडिंग करें, क्योंकि कंक्लूसिव पार्ट ये बन सकता है, ये वाला नहीं बन सकता। इसको देख के पता लगा जी कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला था जो ऐसे जोड़ सकता
सकता था। देखो कैसे जोड़ता, गिवन वट सम ऑफ द रिलायंस कॉम्पिटिटर हैव रेफर टू एज जियो प्रेडेटरी अप्रोच टू प्राइसिंग, फिर कोमा लगा के एज इट इज इस बात को कह देता। इसको जोड़ने के लिए तो सिर्फ थर्ड ही लगता, यानी बी ही इसका ऑप्शन बनता जी, बी ही इसका क्या बनता, ऑप्शन बनता। आ जाओ अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, 2 ही बच गए। देखो इसके अंदर क्या कहते हैं, फिलर दिए आपको, इसके अंदर आपको फिलर दिए, हर बारी 2 ऑप्शन देता था, आपकी बारी 3 ऑप्शन दे दिए, एक को नहीं पढ़ पाए, किसी भी एक को पहचान गए तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। देखो क्या कहता है, एवर सिंस इंडियाज लिबरेशन, भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही क्या हुआ है, डैश इंडियन गवर्नमेंट हैव मेड, इंडियन गवर्नमेंट डैश हैव मेड, क्यों हैव मेड, क्यों, गवर्नमेंट तो एक ही थी, हैज़ मेड लगा देता, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड डैश एफर्ट्स टू प्रोजेक्ट देयर कंट्री एज ए डैश सेकुलर स्टेट टू देयर कंट्री। भाई यहाँ हैज़ मत लगाना, हैव ही लगाना, इसने आगे देयर लगाया, ये प्लूरल की तरह ही ट्रीट करवा रहा है। एवर सिंस इंडियाज लिबरेशन डैश इंडियन गवर्नमेंट हैव मेड एफर्ट्स टू प्रोजेक्ट देयर कंट्री एज ए सेकुलर स्टेट अपहोल्डिंग इक्वल राइट फॉर ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज़। भाई जब से ना आज़ादी मिली है उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है कि हम तो एक सेकुलर स्टेट है और हमारे यहाँ हर धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं। अब मुझे समझ में आया इसने क्या किया। देखो ये कहते हैं आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं ना, उन सारी सरकारों ने ही इस तरह की अप्रोच रखी है, इसीलिए इसने यहाँ भी प्लूरल वर्ब लगाई और यहाँ भी इसने देयर लगाया। तो मुझे ना एक बात पढ़ के पता लगी, काउंटलेस क्यों, आज़ादी के बाद कितनी सरकारें बनी हैं हम काउंट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल काउंट कर सकते थे, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता। अर्नेस्ट का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, मीनिंग देख लेना, अर्नेस्ट का मीनिंग बच्चों को नहीं पता होगा, इंपॉर्टेंस, तो काउंटलेस ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, आगे कहता है एंशुइंग, एंशुइंग क्या होता है जी, एंशुइंग तो होता है एक तरह का फल स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, तो ऐसी तो बात ही नहीं कर रहा था। प्रूडेंट होता है, वाइज और कन्वेंशनल पीछे ही सीख के आए थे, सांप्रदायिक ये भी बात नहीं लगती। हाँ, कंजिक्यूटिव होता है, जो लगातार सरकारें आई, सक्सेसिव भी हो सकता था, सब्सिक्वेंट भी हो सकता था। आगे पढ़ते हैं, क्या बनेगा, हैव मेड डैश एफर्ट्स, कैसे एफर्ट्स लगाए होंगे जी, जेन्युइन एफर्ट लगाए, प्रोफाउंड एफर्ट लगाए, प्रोफाउंड एफर्ट का मीनिंग भी होता है डीप में एफर्ट लगाना, जेन्युइन होता है रियल एफर्ट, और पैशनेट एफर्ट का मतलब कहते नहीं है पैशन के साथ कोई चीज़ करो, इंटेंस जज्बे के साथ, तो कुछ ऐसे एफर्ट लगाए। यहाँ भी मुझे थोड़ी सी बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे एक बात पता लगी, जेन्युइन एफर्ट से ज़्यादा अच्छी चॉइस मेरे पास में ये 2 ऑप्शन थी, ये 2 ऑप्शन थी। ठीक है, अब क्या कहता है जी, क्या लगाया होगा, टू प्रोजेक्ट देयर कंट्री एज ए डैश सेकुलर स्टेट, एज ए रेडिकल, रेडिकल तो होता है ये कट्टरवाद, तो भाई कट्टर और सेकुलर तो एक अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स है ना, सेकुलर है असंप्रदायिक और कट्टर है भाई, सेकुलर है सांप्रदायिक नहीं, सेकुलर होता है जहाँ किसी धर्म को, हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, किसी धर्म को ज़्यादा चॉइस ना दी जाए, सारों को इक्वल ट्रीट किया जाए। रेडिकल होता है कट्टरवाद, एक धर्म को प्रायोरिटी दी जाए। इस हिसाब से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर बचा, आंसर बचा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही इसका आंसर बनता। ठीक है, ए ऑप्शन ही इसका आंसर बनता। अब एक बारी इस वाले को और देख लो, इसके अंदर क्या कहता है जी, इसके अंदर कहता है खैमर रोग। भाई मुझे पता ही नहीं ये क्या है, मैं तो यहीं पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो गया कि इसका नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो भाई एक बात समझना, इसका के कैपिटल है और इसका आर भी कैपिटल है। एक सेकेंड रुको, बॉक्स नहीं बना, बिना बॉक्स के हाईलाइट नहीं होता। इसका के कैपिटल, इसका के कैपिटल है, 1 मिनट रुको बच्चों, हाँ जी आ जाओ, इसका के कैपिटल और इसका आर कैपिटल है। कहता है ये खैमर रोग ना एक्चुअली में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी के रूलर्स को खैमर रोग के नाम से बुलाया जाता है। ये वो कम्युनिस्ट पार्टी है जिन्होंने चीन, सिंगापुर, इधर उधर राज किया था। कहता है भाई उनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था जी, उनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, खैमर रोग नाम है किसी का कैपिटल में, उनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ, रिगाइम डैश दी सिनेमा, सिनेमाज को कुछ हुआ, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर डिसअपियर हो गए। अब मुझे पता लगा कि उनके शासनकाल में क्या हुआ होगा, कोई नेगेटिव चीज हुई होगी, तभी तो एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भाग गए, डिसअपियर हो गए। लेकिन अब बट कह रहा है, बट ना पता लगा, बट से
कॉन्ट्राडिक्शन दिखती है कि पहले डिसअपियर हुए लेकिन फिर वो अब वो दोबारा आ गए होंगे। बट ने ऐसी वो डाली, आगे पीछे कॉन्ट्राडिक्शन डालता है, मुझे पता लगा यहाँ तक डिसअपियर थे अब वो दोबारा आ गए। बट इन द डैश डिकेड्स एंटरप्राइजिंग फिल्म मेकर्स हैव डैश इन इट्स रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मीनिंग होता है फिर से उत्थान होना, फिर से लिविंग होना, ऑफन ऑन स्मॉल बजट, स्मॉल बजट्स के ऊपर भी। तो भाई एक बात बताओ, डी वैल्यू तो होता है वैल्यू घटाना, वैल्यू क्यों घटाएंगे, वो तो डिसअपियर हुए होंगे, यानी उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया होगा। ट्रनकेट का इसका मीनिंग भी होता है जी छोटा करना, कटनी छटनी करके छोटा कर देना, तो ऐसे भी कोई सेंस नहीं देता। पोर्टेंडेड का मतलब होता है पूर्व सूचना, किसी चीज़ के बारे में पहले से आपको इन्फॉर्मेशन देना। करंट का मीनिंग होता है प्रेजेंट, ऑन गोइंग का मीनिंग भी होता है प्रेजेंट, और फॉर गोइंग का मीनिंग होता है टू एब्सटेन, यानी अपने आप को रोकना। तो बट इन द कैसी डिकेड, प्रेजेंट डिकेड नहीं, अब की डिकेड नहीं, जो आने वाली डिकेड हुई। देखो ये थोड़ी कहता है भाई इस तरह की सेंस देगा, उस टाइम में खत्म हो गई थी लेकिन फिर आने वाली डिकेड्स में वो और ज़्यादा बढ़ गए, इसीलिए करंट से ज़्यादा, ऑन गोइंग से ज़्यादा, फॉर गोइंग से ज़्यादा। फॉर गोइंग का मीनिंग तो होता है टू एब्सटेन, रोकना, ये तो प्रॉपर इररेलेवेंट था। मुझे दिखा एक ऑप्शन सबसे ढंग का, मुझे एक ऑप्शन दिखा इंटरवीन। इंटरवीन मतलब आने वाली चीज़, आने वाले पे। इंटरसीड का मतलब होता है बीच बिचाव करना। एनी इसमें बेसिकली वो क्या भी देखनी थी थोड़ी। एनीहिलेट का मीनिंग होता है खत्म कर देना। डेसिमेट का मीनिंग भी होता है खत्म कर देना। डेनिग्रेट का मीनिंग होता है जी आलोचना करना। और हेराल्डिड का मीनिंग होता है टू अनाउंस करना। ठीक है, इसका आंसर लगता ई, इसका आंसर लगता ई। ठीक है, कहता है इनके रिजाइम, इनके शासन में सिनेमा लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन आने वाले टाइम में इन लोगों ने क्या किया जी, हैव उशर्ड इन इट्स रिसर्जेंट ऑफर ऑन स्मॉल बजट। स्मॉल बजट में भी इन्होंने अपने उत्थान का स्वागत किया। उशर का मीनिंग होता है वेलकम। थिएटर में जाते हैं तो वो आदमी हमें सीट वगैरह नहीं दिखाता, उसको उशरर भी कहते हैं। इन्होंने स्मॉल बजट से भी अपने उत्थान का वेलकम किया, फिर से ग्रो कर लिया। इसका आंसर लगता ई। ठीक है, ये थी आज की शीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।